जन आंदोलन की उपज हूँ लोगों का प्यार, मेरी ताकत है और संघर्ष ही मेरी पूंजी है। इसी संघर्ष और किसान आंदोलन की बदौलत धान की खरीद के मामले में केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया गया था। एक विधायक के रूप में पूरे विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों सामुदायिक भवन, पुल पुलिया एवं लगभग 1000 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का काम किया है। 2010 से जनता ने जब कुर्सी दी तो उनकी सेवा के लिए मधेपुरा सहित कोसी क्षेत्र से पटना तक तत्पर रहा हूं। सोमवार को राजद प्रधान चुनाव कार्यालय से राजद प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह बातें कही। 15 साल में 12 साल रहे विपक्ष में, जब मिला मौका किया जमकर विकास। पूर्व मंत्री ने कहा 15 साल में 12 साल तक विपक्ष में रहे हैं, लेकिन जब भी सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव की कृपा एवं बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव के सहयोग से सत्ता में आने का मौका मिला। आज जमकर विकास किया है। बीएनए मंडल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना लालू प्रसाद ने की थी, उसके प्रति सौतेला रवैया रखते हुए महज 9 विषय के पठन पाठन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा मंत्री बनने के बाद इसे मधेपुरा के अस्मिता से जोड़ते हुए 27 विषय का पठन पाठन की स्वीकृति प्रदान करने, राज्य सरकार से पद सृजित पर भवन उपकरण हेतु सारी राशि उपलब्ध कराई गई। विधानसभा के जीतापुर में विद्युत पावर ग्रिड जो 3 बार हमारे जैसे साधारण शिक्षक को चुनाव जिताया, तो उसके लिए आपको, आपके मम्मी पापा को और आपके माध्यम से सभी महान मधेपुरा वासियों को, बहनों को, बेटियों को और माताओं को हम अपने तरफ से साधुवाद करते हैं, नमन करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितना हमें मदद मिला है, जितनी आपके तरफ से आप समाज के सभी तबके के लोगों से मदद मिला है, कि बड़े बड़े सूरमा भी यहाँ प्राप्त हुए। 2010 के चुनाव में मिशन में लगे। आप सभी को पता है कि इस बीच में बैठी हुई जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजर है सोनम जी, और बहुत बात से आपको वाकिफ कराई हो। देश के हालात क्या है, राज्य के हालात क्या है, समाज और राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, और इस सब को समझते हुए आप मधेपुरा के इस चुनावी समर में मधेपुरा विधानसभा के अपने उम्मीदवार चंद्रशेखर जी के लिए जो आप सभी बहन बेटियों ने 3 बार चुनाव जिताया है, इसमें हो सकता है कोई पहली बार मतदाता बनी होगी, उसके बारे में तो मैं माफी चाहती हूँ कि आप लोग इतना देर तक वेट करिए। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? सभी को आवाज आ रही है? जी हाँ। सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना मेहनत से इतनी दूर दूर से आप आई है, तो आप सब अपने लिए पहले ताली बजाइए और फिर आप हमारे विधायक जी के लिए ताली बजाइए। दूसरी बात ये कि आप क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही हैं, आप आगे भी अच्छे से काम करेंगी, और आप पता है कि आप घर घर जाकर के सबको प्रवोक कर रही है कि आप तेजस्वी जी को और अब आप हमारे विधायक जी को आप अच्छे वोटों के साथ में आप विजय प्राप्त कराएंगी। ताली बजाइए एक बार फिर से। हर वैसा घर जिसमें एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में बच्चों को नौकरी डालेंगे। अब लोग कह रहा पैसा कहाँ से लाएगा, तो तेजस्वी प्रसाद यादव कैलकुलेटेड साइंटिफिक रिसर्च करा के बात करते हैं। आपको याद दिलाते हैं जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के चुनाव में कहा था कि हम एक कलम से एक कैबिनेट में, पहला कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे सरकारी। तो उस समय भी नीतीश बाबू कहते थे कहाँ से लाएगा, पैसा नहीं है, असंभव है, बाप के घर से लाएगा। उस समय हमारे नेता को होटवार जेल में शैतान लोग रखे हुए थे, होटवार जेल से लाएगा, मतलब वहां से लाएगा, जिस कारण से बाप जेल में है उस कारण से लाएगा। और जब सरकार बनी बैसाखी की सरकार, बैसाखी में समझते है ना, करना छुट्टी सरकार काम में कही थी, दोसर के लाठी को बुले वाला, बैसाखी की सरकार बनी। तेजस्वी प्रसाद यादव ने गछा करके, दबाव बना करके सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,90,000 लोग का वैकेंसी करवाई।
आपके मधेपुरा के मिट्टी का गौरव का ख्याल रखते मधेपुरा के बेटा चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री जैसा बड़ा महकमा दिया और 50,000 का बजट है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को एक विज्ञापन से नौकरी देने का काम विश्व का इतिहास है, किसी देश में एक विभाग ने नहीं किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चंद्रशेखर ने विभाग के मंत्री के रूप में उस काम को किया है। 50,000 करोड़ का बजट है उसमें। हमको और वो काम करना था, मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए, प्रोसीडिंग भी हो गया। हमको चिंता है, देखिए हर घर को, हर जीवन को, हर राज्य और देश को अगर अंधकार से दूर करना है बहन बेटियों, आप जान लीजिए कि आप मान लीजिए कि शिक्षा से बड़ा माध्यम कुछ नहीं है। इसलिए हो सकता है आपको खाने का थाली ना हो घर में, हो सकता है आपके कपड़े चुनके हुए हो सकता है आपको तेल फुलन की कमी हो जाता हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में प्राण लगा दीजिए, वहीं से अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने का रास्ता निकलता है। वरना हमको देख लीजिए, अगर हम न पढ़े लिखे होते चंद्रशेखर आपके सामने, तो न तो हम प्रोफेसर होते, न तो शिक्षा विभाग के मंत्री होते। हमारा स्टेटस ये होता कि हम भैंस के पीठ पर 6 फीट का लाठी लेकर रहते। जो हमारा फैमिली स्टेटस है, साधारण परिवार के लोग हैं, पढ़ लिख गए हैं तो दिल्ली प्रोफेसर, पटना प्रोफेसर, मेरी पत्नी भी क्या कहते हैं मिडिल स्कूल की प्रोफेसर शिक्षक से रिटायर की है। नहीं पढ़ते तो क्या होते, भैंस चराते रहते अभी तक। मंत्री विधायक छोड़िए, चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलता। इसलिए शिक्षा से बढ़कर के कोई माध्यम नहीं है। एक व्यक्ति का अपना परिवार हो या जीवन हो, समाज हो या देश हो, राष्ट्र हो, उसके अंधकार को अगर दूर करना है तो शिक्षा को अमृत समझ करके इसको फैलाइए, बाकी चीज सब रास्ते आ जाएगा। तो ये काम हुआ। मोड़ है, बेरी रोड पर ही इंदिरा गांधी अस्पताल है, तो इलाज करवाने के दरमियान लोग जाते थे। हमको जानने वाले लोग जो हमारे थे, 2-4 हजार परिवार जुड़ा हुआ था। पटना में घर है, यात्रा था, तो हमारे पास जो जाते थे इलाज के लिए, उनका इलाज करवाना, जो खाना वो खिलाना। जब एमएलए बना दिया तो हमको समाज में हमको लगा कि हम क्या कर सकते हैं ज्यादा। तो हम देखे इलाज के दरमियान कि आम आदमी जो है प्राइवेट अस्पताल में लुट जाता है ना। सरकारी अस्पताल में जिस बीमारी में आपको 50,000 खर्चा होगा, और उस बीमारी में आपको प्राइवेट अस्पताल में 3 लाख 2 लाख खर्चा होगा। हम लोगों को जागरूक करने लगे कि भाई आपका विधायक आपके लिए खड़ा है, तो सरकारी अस्पताल का सहारा मधेपुरा में भी दीजिए और सरकारी अस्पताल का सहारा पटना में भी दीजिए। क्योंकि सरकारी अस्पताल में जिसको नौकरी होती है उस एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, उसी को वही अच्छा डॉक्टर होते। एक्सेप्शन सब जगह होता है, उदाहरण के लिए किसी को आप कह सकते हैं। तो हम जो है ये बात कहते रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब भी आप जाइएगा मेरे आवास पर पटना में, तो हमको लगा फिर हम मधेपुरा के लोग को खाली सेवा में खाना खिलाना, 2 टाइम का 1 टाइम चाय पिलाना। फिर हमको लगा कि सुपौल जिला मेरा तो अभी कोई नहीं जीता है, 2010 में सुपौल जिला नील था। हमको लगा कि सुपौल जिला का हमारा इतना बड़ा परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ रहेगा तो सबकी सेवा होगी ना। तो सुपौल जिला जो अपने आप को असहाय न महसूस करे वहाँ के समाज, तो हम सुपौल जिला के लोगों को भी खिलाए। क्योंकि कोई खिलाता नहीं है एमएलए मंत्री, तो हमको लगा कि भाई सहरसा में उस समय खाली गफूर साहब जीते थे बेचारे, अब है नहीं, वो भी खाना नहीं खिलाते थे। तो जब सुपौल खिलेवे करेंगे, मधेपुरा खिलेवे करेंगे, तो सहरसा का छोड़ेंगे। तो डेवन से जब से एमएलए बने तब से संपूर्ण कोसी कमिश्नरी को जो वहाँ लोग जाते हैं इलाज कराने, 1 बीमार 4 मददगार 3 मददगार, सबको 2 टाइम इज्जत से खिलाना, 1 टाइम चाय पिलाना, ये हम दस्तूर जारी किए हुए। कोई कोसी कमिश्नरी का विधायक हो, मंत्री हो, यह काम नहीं करता है। हाँ, रिश्तेदार लोग को खिलाता हो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कार्यकर्ता को भी कोई नहीं खिलाता। ये हम बदस्तूर कर रहे हैं। ये नहीं कि उपकार है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है। हम अगर मान लीजिए इसके लिए यह काम करते हैं तो कोई उपकार नहीं है। मेरे समझ में 2 बात आई कि भाई 10, 20, 50 हजार तो गरीब का खाना में बच जाएगा, क्योंकि 2 महीना 4 महीना 6 महीना इलाज चलता है। फिर डॉक्टर बुलाते हैं, फिर डॉक्टर 1 महीना पर बुलाते हैं। ये काम हम कर रहे हैं। अब हमारे नेता हुए देश स्तर के, राष्ट्र स्तर के नेता यहाँ हुए, लेकिन लगातार 3 बार किसी को नसीब नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद महान मधेपुरा के मतदाता या नगरवासी हमको चौथी बार भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। और मुझे महसूस होता है कि कोई संघर्ष नहीं है सामने, अनपैरेलल है, एक तरफा लड़ाई है। अभी तक की हमारी जीत सबसे ज़्यादा हुई है 2015 में 38,000 की।
और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे 10,000 ज़्यादा ही वोट आने वाला है, कम वोट आने वाला नहीं है। आप जो भी गाँव में सुने होंगे, लोग कहते हैं नाराज़ है और आज है, कोई नहीं है। बस समझिए कि थोड़ी बहुत वो रुसने का जो था, जो जैसे जाते हैं तो 2 मिनट में सब हवा हो जाता है, रुसना पड़ता है, क्योंकि सबको योगदान भी मेरा पड़ता है। सर यही तो सवाल है। और एक मेरी बात सुनिए ना। और देखिए, पावर सप्लाई के मामले में मेरे 2 काम है। आप समझिए कि आपको आश्चर्य होगा जान करके कि भेड़ियाही ग्रिड मधेपुरा हेडक्वार्टर का नहीं था। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कोई ग्रिड नहीं था। नहीं मालूम होगा आप लोगों को, लोग समझता होगा सिंहेश्वर हो गया नहीं। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट हर जिला में, बिहार के हर जिलों को मैंने ग्रिड था हेडक्वार्टर के लिए, लेकिन मधेपुरा हेडक्वार्टर के लिए कोई ग्रिड नहीं था। संयोग से मेरे साथ काम करते थे उस समय के CMD प्रत्यय अमृत जी, और जो CMD काम करते थे उस समय के, तो हमको जब मालूम हुआ कि नहीं, सरकार से हालांकि हट गए थे, लेकिन हमको जब मालूम हुआ कि भाई क्या कहते हैं मधेपुरा हेडक्वार्टर को ग्रिड नहीं है, जैसे ही मैंने उनके संज्ञान में दिया कि मधेपुरा हेडक्वार्टर को ग्रिड नहीं है साहब, जिसके चलते पावर सप्लाई का समस्या होता है, तो तत्क्षण बोले कि नहीं मैं तुरंत करूँगा। फिर हमने कहा कि हमको लोगों ने बताया, विभाग के लोगों ने, कि PSS करवा लीजिए, क्योंकि उनसे अच्छे अधिकारी है और हमसे ताल्लुकात भी, क्योंकि हमारे विभाग के सेक्रेटरी थे तो ठीक ठाक था। तो 2 पावर सब स्टेशन, मतलब एक तो मधेपुरा के भेलवा, मधेपुरा प्रोजेक्ट के भेलवा गाँव में, और एक यहाँ ज़मीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो कॉमर्स कॉलेज के बगल में बनना था, तो वो जाकर के बना है RPM कॉलेज के पास, निर्माण हो रहा होगा, पता नहीं चालू हुआ कि नहीं, अभी हमको पता नहीं है। तो ये एक दुर्गम में, तो मतलब इस तरह की बातें हैं। तो हम विकास का काम हो, पावर सप्लाई के मामले में उपलब्धि का मामला हो, और तो और 33 वर्षों से ये विश्वविद्यालय सिर्फ 9 विषय पर चल रहे हैं। अब समझिए, 4 मंत्री हुआ करते थे यहाँ NDA सरकार में। अब नहीं कह सकता कोई मंत्री नहीं होते थे, नरेंद्र बाबू होते थे, विजेंद्र बाबू हैं, आलोक रंजन झा जी हैं, नीरज बबलू जी हैं, लेकिन मात्र 9 विषय पर सामाजिक न्याय के महायोद्धा लालू प्रसाद जी के करकमलों से जिस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, महान मनीषी तपस्वी भूपेन्द्र नारायण मंडल जी के नाम पर, वो मात्र 9 विषय पर 33 साल चला है। और मैं जब शिक्षा मंत्री हुआ तो उसमें और 18 विषय का संबंधन दिलवा करके 27 विषय का करवाया, 27 विषय का करवाया। अब समझिए कि क्या मधेपुरा का यह विश्वविद्यालय, मधेपुरा का कोई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर होगा तभी 18 विषय का संबंधन होगा, वो भी 33 वर्ष तक, जो मतलब इस उपेक्षा का शिकार रहा हो, यह अत्यंत अन्याय और जुल्म है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि वहाँ 27 विषय का करवाना, और 27 विषय के साथ साथ करीब 125 के आसपास शिक्षक का पद सृजित कराना, कोई 250 के आसपास नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज का पद सृजित करवाना, ये काम हमारे विश्वविद्यालय का है। कि मेरे 35 वर्ष 15-17 साल का संघर्ष का समय भी, लगभग 15 साल का क्या कहते हैं ये विधायकी का जो समय है, मैं बड़े ही गौरव से कह सकता हूँ, बड़े ही आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि संपूर्ण शहर में पहले क्या होता था, कहीं कपड़ा ले लेना, कहीं किसी दुकान का मिठाई खा लेना, कहीं किसी का कुछ खा लेना, मांस भात खा लेना, और ये रंगबाजी का माहौल होता था। हमारे बाज़ार में व्यवसायी बंधु थोड़ा कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। लेकिन हमारे संघर्ष का समय हो या मेरे विधायकी काल हो, मेरा परिवार या मेरे पार्टी का साथी या मेरे अलायंस का साथी, कोई भी एक झंडा भी संपूर्ण मधेपुरा नगर परिषदीय क्षेत्र में या देहात के किसी इलाके में एक झंडा भी किसी का चंदा में नहीं लिया। ये आप लोगों को भी मालूम होगा, मैं अगर याद दिलाना चाहते हैं आप लोगों को, तो हमको ये लगता है कि जो मेरे कार्यकाल रहे हैं, हमारे देहात में दर्जनों पुल बने। आप देखते होंगे समाहरणालय के सामने कोई 4 करोड़ के बजट का पुल है, जो नया नगर को जोड़ता है समाहरणालय एरिया को। आप बेला घाट चले जाइए, पहले तो स्क्रू पाइल पुल हमारे टाइम में बना, और अभी RCC पुल बनने की प्रक्रिया में है, वो भी हमारे काल में है, वो भी 3 करोड़ का है। करीब 8 करोड़ के पुल का शिलान्यास सौगर परमाने नदी 5 नंबर रोड में हुआ है। उसके बाद मोकना में अभी स्वीकृति मिली है, अभी कार्यादेश जारी हुआ है, अभी शिलान्यास का काम नहीं हुआ है। मोकना में पुल बनना है जो घेलार चिट्टी से मोकना को जोड़ेगा। फिर बलुआधार में पुल बनवाए,
फिर यहाँ जो है क्या कहते हैं सुखासन धार में जो RCC पुल बना है, मैंने स्क्रू पाइप पुल के पैरेलल जो पुल बना है वो मेरे कार्यकाल का है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 पंचायत है और ऑन एन एवरेज 25 से 30 किलोमीटर एक पंचायत में सड़कें बनी हैं और लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास वो पुल सड़कें बनी हैं और पुल तो दर्जनों बने, छोटा छोटा पुल तो पुल निर्माण निगम का दर्जनों बने हैं। और ये जो सड़कें बनी हैं तो कोई टोला ऐसा नहीं है, 2 टोला को छोड़ करके, जो एकल संपर्कता नहीं है हमारे किसी टोले को। दूसरी बात है कि 2 टोला जो छूटा हुआ है, मधेपुरा प्रखंड का मदनपुर पंचायत का मैनी रही गाँव और फिर घेलार प्रखंड के भतरंदा परमानपुर पंचायत का परमानपुर गोठ और जागीर गाँव, ये 2 गांव के सिवा कोई गांव ऐसा नहीं है जो एकल संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। और वो भी दोनों गांव का टेंडर हो चुका है, टेंडर खुल भी गया है, आचार संहिता जैसे हटेगा कार्यादेश होगा। तो मैं उस तारीख तक मैं कह सकता हूं कि कोई टोला हमारा नहीं है संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क मार्ग से अछूता है। और एक जो बहुत अपने आप में हम समझते हैं कि अच्छा काम है, एक सत्प्रयास है और कोई उपकार नहीं है, मतलब ये धर्म का काम है या धर्म का काम न समझिए, कर्तव्य है हमारा। कि जब मैं 2010 में MLA बना तो मुझे लगा कि सड़क पुल पुलिया तो बना, चलिए पढ़े लिखे हैं तो 10 ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन और क्या काम कर सकते हैं। तो हम संपूर्ण मधेपुरा के लोग, क्योंकि हम आंदोलनकारी रहे हैं, 2-4 हज़ार परिवार हमसे पहले से जुड़ा रहा है MLA बनने से पहले से, तो संजोग से, इत्तेफाक से, सौभाग्य से मेरा जो आवास था, जो मेरे पिताजी रिटायरमेंट के बाद हमको खरीद दिए थे सगना मोड़ में, 1 कट्ठा से कम ही ज़मीन है, चदरा का घर था, पहले बना हुआ दीवार था, उसी में रहते थे। तो हमारे से जुड़े हुए लोग जो थे, मेरे से 2-4 हज़ार परिवार जब बीमार होते थे तो मेरे यहाँ रहते थे और मैं उनको जो खाता था मैं खिलाता था। और फिर इंदिरा गांधी अस्पताल चूँकि उसी बेली रोड पर था तो वहाँ पर हमको दिखाने में सुविधा होती थी। तो इसी को महसूस किए थे कि भाई गरीब, मध्यम वर्ग के किसान, साधारण किसान बेचारा जब बीमार होता है तो लुटता बहुत ज़्यादा है। तो उनको एक जागरूकता पैदा करके कि भाई आप MLA बनाए हैं, MLA के माध्यम से सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज कराएंगे और सस्ती इलाज होगी, तो आप मतलब आपके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, मेरे मन में आया। संयोग से, दुर्भाग्य से सुपौल जिला में कोई हमारे पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हो पाए थे और सहरसा से एकमात्र प्रतिनिधि हो पाए थे कपूर साहब, वो भी लेकिन खाना वाना नहीं खिलाते थे। बल्कि आज के तारीख में भी अपने आवास पर लोग ठहरने तो देते हैं मगर खाना कोई नहीं खिलाते हैं। आज पता कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोलता हूँगा तो कल से मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूँगा। एक से बड़े बड़े लोग हैं, 4-4 मंत्री हैं, लेकिन कोई अपने आवास पर सामान्य लोग को खाना नहीं खिलाते हैं, रिश्तेदार लोग को खिलाते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। तो सामान्य लोग जो बीमार होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, किसी काम जाते हैं और ज़्यादा तो इलाज में जाते हैं। तो डे 1 से मैं जब MLA बना तो मुझे लगा कि नहीं, संपूर्ण कोसी कमिश्नरी को इसकी भी इस बात का हमारा ये धर्म है, हमारा फ़र्ज है कि संपूर्ण कोसी कमिश्नरी के हमारे पास आने वाले लोग तो गरीब होते हैं, अमीर लोग तो कहेंगे नहीं, तो उनके लिए 2 टाइम का इज्जत से खाना खिलाना, चाय पिलाना और फिर घटते बढ़ते थोड़ी बहुत राशि घटती हो, कहीं भाड़ा घट जाता है, कहीं दबाव में घट जाता है तो थोड़ा बहुत मदद करना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। तो ये हम करते रहे हैं, ये एक हमारे लिए मैं समझता हूँ मेरे संतोष का विषय है, उपकार नहीं। ये आप समझिए, ये प्लांटेड प्रोजेक्ट है, ये प्लांटेड प्रोजेक्ट है। आप कहीं एक रिश्तेदार को खड़ा कर दीजिए, कहीं एक पेड वर्कर को खड़ा कर दीजिए, पेड आदमी को खड़ा कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे गैवाने में आप जाइए गाँव में। और जो मैं जितनी बात मैंने कही है, एक आदमी किसी को आप मिसगाइड कर सकते हैं लेकिन मास को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि आप जाएंगे तो आप समझ लीजिए लोग आपको कहेंगे कि हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे या विधायक, हम लाचार बेबस इंसान को हर बार अपनी गाड़ी में लाद कर ले जाते हैं, हर बार ले जाते हैं। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि कोई विधायक बीमार बेबस इंसान को गाड़ी में लाद कर ले जाने वाला मंत्री हो या विधायक, शायद मुझे फक्र है कि मैं पहला हूँ। और ये बात ये आम आदमी है, या आम आदमी इस बात को जानता है और आम आदमी इस बात से वाकिफ है। आपको मैं कह रहा हूँ कि 2020 के चुनाव में राजद के आधार वोट में व्यापक छेद हुआ, लेकिन किन लोगों ने हमको चुनाव जिताया। इस शहर ने पहली बार 3,500 का लीड दिलाया। अधिसूचित क्षेत्र में, नगर परिषदीय क्षेत्र में पार्टी का लीड मेरे नेतृत्व में पहली बार हुआ है। जब से बटन सिस्टम हुआ था तब से यहाँ लीड नहीं होती थी, पार्टी पहले भी लीड नहीं करती थी। तो इस नगर परिषद में अगर लीड हो तो आप समझिए कि हमारे नागरिक हमको कितना पसंद करते हैं। इसलिए
मतलब इक्के दुक्के प्लांटेड लोग कहीं पर अगर कुछ मीडिया में सोशल मीडिया में बोलते हैं उससे नहीं मतलब है। अच्छा मैंने कहा हजारों किलोमीटर हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ना तेजस्वी प्रसाद जी के सद प्रयास से अस्पताल में सुधार होना, आप देख रहे हैं अभी भी बिल्डिंग जाके देखिए, सब्जी देखिए, अस्पतालों का सुधार होना। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। और मेरे लोक व्यवहार का जहाँ मामला है, अस्पताल खोल करके पटना के आवास को अस्पताल में तब्दील करके सेवा देना, तो नाराज के कारण क्या हो सकता है। अब रहा कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन बताइए कि आप लोग नहीं देखते हैं रात भर 4 बजे 5 बजे भोर तक नोता पुरते रहते हैं। शादी के टाइम में मुंडन है, संविंदन है। 75% मेरा कोई धंधा है क्या? मैं शिक्षक हूँ, उसके सिवा कोई धंधा है मेरा क्या? तो जब हम 75% टाइम में मधेपुरा में रहते हैं तो करते क्या है भाई? तो ये जो लोगों को मिसगाइड करता है, हाँ आप लोग माध्यम से ये कहते हैं कि देखिए देरी जाने से सामान्य दिन में कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। देरी लोग खोजते हैं कि देरी जाए, देरी चाय पिए। हम लोगों से कहते हैं कि भैया आप लोगों के माध्यम से आज भी कहते हैं कि आप देरी अपने प्रतिनिधि को मत खोजिए चाय पिलाने के लिए, हाँ दुख में खोजिए। कौन आदमी आप खड़ा हो जाइए कहीं, अब बोलिए कि भाई 100 आदमी खड़ा करिए, 99 आदमी कहेगा कि जहाँ दुख हुआ वहाँ तन से खड़ा है। तो दुख में लोग खोजे तो हाजिर होगा विधायक प्रतिनिधि, और देरी पर चाय पिलाने खोजे तो उचित भी नहीं है कि भाई चाय पिलाने के लिए खोजा। अभी एक वार्ड है, मान लीजिए 100 घर है एक वार्ड में, 150-200 घर होता है, और 150-200 घर अगर घूमते रह जाइए 4 दिन आपको लगेगा, और भी हर घर नहीं जा पाइएगा। तो भाई अब हमारे हम जनप्रतिनिधि हम हों या प्रमोद प्रभाकर जी कल हों या देव किशोर भाई हो, कोई भी अगर रहेंगे तो हर देरी अगर चाय पिएंगे तो चीनी बीमारी होगा और समाज का चीनी खत्म होगा। फायदा तो कुछ किसी को होने वाला नहीं है। सर तेजस्वी जी घोषणा किए हैं चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। विरोधी सवाल उठाते हैं कि कैसे ये संभव हो सकता है। देखिए विरोधी सवाल उठाते रहे हैं जब हमारे, अब तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कल तक बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी थे, लेकिन मजलूम बेबस उत्पीड़ित इंसानों के परिवार के सबसे बड़े हितैषी और बेरोजगारों के आज देश में सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव भी कैसे हैं आप समझ लीजिए, जिन्होंने नब्ज पकड़ा कि 20 वर्ष से 400 सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर गरीब टिका हुआ है। और इस नब्ज को पकड़ा तो साहब जब कह दिया कि 400 के मतलब वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन को हम 1500 करेंगे, तो राज्य सरकार भी 1100 तक गई। 400 का डिमांड अभी पब्लिक का है, 400 के लिए तेजस्वी प्रसाद जी को लेंगे। और यह भी कि तेजस्वी प्रसाद नहीं बोलते तो फिर 1100 भी होने वाला नहीं था। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का मामला है साहब। हमारे नेता ने कहा कि सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी सदन में कई बार कहें कि बिजली मुफ्त नहीं हो सकती है, कई बार कहे, आप निकाल के देख लीजिए। फिर लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प लिया तो मुख्यमंत्री जी भी 125 यूनिट तक गए हैं। तो भी 75 यूनिट अभी सब मतलब समाज को लेना है, गरीब को लेना है, तो उसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहेंगे 500 रुपया में गैस सिलेंडर के लिए लाएंगे। उसके बाद जो है हमारे नेता ने कहा कि जब पिछली बार हम 10 लाख लोगों को एक कलम से एक कैबिनेट में नौकरी देंगे, नौकरी के लिए इश्तहार करेंगे, प्रोसीड्योर करेंगे, तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी बोले थे पैसा कहाँ से लाएगा, असंभव है, बाप के घर से लाएगा, बाप जिस कारण से जेल में है वहाँ से लाएगा। मगर असंभव को संभव करने का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी। भाईजान हम आपको बता देते हैं, आपको भी दिख जाएगा कि भाई आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक ही नहीं नए संकल्प व्यक्त किए हैं कि जो CMO है 30,000 रुपया आप उसको वेतन देंगे, वेतन नीति लाएंगे, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट नीति, जो माफिया और कमीशन खोरों के बीच और दलाल भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के लोगों के बीच का जो बंदरमांट करता है, उस ओरिजिनल शेप में जहां भारत सरकार में एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, शिक्षक से लेकर के प्रोफेसर तक और सिपाही से लेकर के SP तक को सरकारी नौकरी दी जाती थी, उस सरकारी नौकरी की व्यवस्था को लेंगे। देखिए जब नफरती संप्रदाय BJP गठबंधन की सरकार आई है तब जनता पर कहर ढाई है। आप OPS स्कीम खत्म कर दिया, ओल्ड पेंशन नीति लाएंगे। ओल्ड पेंशन भाई पेंशन मतलब 60 वर्ष की नौकरी में 30 वर्ष 35 वर्ष लोग नौकरी करता है, 25-50 हज़ार के वेतन पर जीता है। एकाएक आप उस बुजुर्ग को कहते हैं कि भाई आप बेदखल हो जाओ हर चीज़ से। तो जो पेंशन खत्म किया है वो किस कारण से खत्म हुआ है? इनकी नीति है, संघी संप्रदायी नफरती ताकतों की विचारों की नीति है कि आम आदमी का जेबी कमज़ोर करो, आम आदमी का शिक्षा कमज़ोर करो और नस्लों को नशा में डाल दो। उस नीति पर काम कर रहा है जिससे कि शिक्षा कमज़ोर हो जाएगा,
तो लोग को समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, संपत्ति खत्म हो जाएगा तो लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और नशा में चला जाएगा तो नस्ल बर्बाद हो। आप लोगों को कष्ट दिए हैं और साथियों से तो कष्ट देने का सीधा मतलब है प्रेस के साथियों को कि हम जो मधेपुरा के महान नागरिक हैं, मधेपुरा के महान मतदाता हैं, उनके बीच में एक संवाद हो हमारा आप लोगों के माध्यम से, और जो सच्चाई है हमारे जीवन का संघर्ष है, और फिर अप्रतिम सहयोग है हमारे महान मधेपुरा वासियों का, नगर वासियों का, और उस जो अप्रतिम सहयोग है उस सहयोग के लिए मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ अपने महान मधेपुरा वासियों के, बुजुर्गों का, माता बहनों का, युवा साथियों का। और फिर आगे जो चुनाव हो रहा है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है, उसमें उनको जो निर्णय लेना है, निर्णय लेने के लिए हर समय स्वतंत्र हैं, और उस संबंध में जो कार्य कराए गए मेरे द्वारा संपूर्ण मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में, नगर परिषदीय क्षेत्र में, और शिक्षा मंत्री के रूप में मधेपुरा के लिए, फिर राज्य के लिए, और आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में मैं आप लोगों को ये बताऊं, आप लोग भी बहुत हद तक वाकिफ़ होंगे, कुछ नए जो इसमें आए हैं मीडिया जगत में हो सकता है उन लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, उन लोगों को जानकारी होगी कि मैं 1990 में मधेपुरा में राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ, और लगभग 15-16 वर्ष का संघर्ष का मेरा समय रहा। सन 2000 ईस्वी में मैं किसान मूवमेंट से जुड़ा। सीधी बात है कि किसान मूवमेंट के पृष्ठभूमि बने थे। उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, केंद्र में एनडीए सरकार थी, और अनाज फसलों के जो आयात नीति है उसमें परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के कारण ऑस्ट्रेलिया से प्रचुर मात्रा में गेहूं आयात हुआ। और आपको बता दें कि ये जो आयात नीति में परिवर्तन, जब हमारे यहाँ गेहूं की प्रचुरता होती है, फसलों की प्रचुरता होती है, तो विदेशों से गेहूं मंगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन एनडीए सरकार हर समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, कमीशनखोरी को बढ़ावा देती है, और इस हैसियत से अनाज की संपूर्ण भंडारण के रहते हुए भी ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ का आयात हुआ। नतीजतन क्या हुआ कि 610 रुपये जो सरकारी दर थी उस समय में गेहूँ खरीद की, वो 400 रुपये के आसपास मिलने लगा। गांव में 200 रुपये का फ़र्क हो जाए, और इस ढंग से अनबैलेंस अगर दर होगा तो किसान बहुत व्याकुल हो गए। पंजाब आंदोलन में चला गया, हरियाणा आंदोलन में चला गया, देश भर में आंदोलन के जरिए पंजाब हरियाणा ठप हो गया, और उसी से इंस्पायर्ड होकर के हम लोग मधेपुरा में आंदोलन का सृजन किए, और उस आंदोलन में जो महान मधेपुरा वासियों का सहयोग मिला वो अतुलनीय सहयोग है कि महज 8-10 महीने के कार्यकाल का वो आंदोलन एक छोटे स्तर पर से शुरू हुआ और बड़ा हो गया। 23 नवंबर 1999 का समय है। 23 नवंबर को हम लोग मधेपुरा में 10-15 हज़ार किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुटे होंगे। किसानों ने फसल खरीद में अनियमितता या कमी के कारण जो दर में कमी हुई, सरकारी दर पर नहीं मिलती थी, तो धान को जलाया, और फिर वो राज्य स्तर का न्यूज़ बन गया। और 1 महीना के अंदर अंदर बिहार के 17 जिलों में 18 जिलों में धान जलाई गई। देश की सभी पार्टियां इस मधेपुरा के किसान आंदोलन के चिंगारे से जागृत हुई, और देश की सभी पार्टियां, सोनिया गांधी जी का बयान आ गया कि मैं देश भर में किसान हितों में आंदोलन छेड़ेगी सोनिया। फिर चंद्रशेखर जी बड़े एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय उनका भी बयान आ गया। जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, 8 कम्युनिस्ट पार्टियां दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक समन्वय समिति बनाई, और फिर किसान आंदोलन में कूद गए लोग। और उनके दीपांकर भट्टाचार्य का एक बयान था कि सरकार को सूली पर चढ़ा देंगे। ये इस तरह के बयान थे, और नतीजा ये हुआ कि वाजपेयी सरकार को मजबूर होकर के बिहार में 421 केंद्र को ऑपरेटिव करना पड़ा। ऑपरेटिव पहले फॉर्मेलिटीज होती थी, और मधेपुरा इसका केंद्र बन गया। कोसी संपूर्ण बिहार में और कोसी क्षेत्र में मधेपुरा सेंटर बन गया। अधिप्राप्ति शुरू हुई जिला स्तर पर, और फिर वो पहले तो 1 करोड़ का खरीद, 1 लाख का, पहले तो 1 लाख का खरीद होता था, उसमें किसानों को दिक्कत होने लगी। हम लोग फिर आंदोलन को बढ़ाया तो 5 लाख का हो गया, और उसी दरमियान फिर अनलिमिटेड भी हो गया। किसानों को मैंने अधिप्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होने लगी।
फिर लेकिन जिला स्तर तक किसानों को अनाज लाना एक बड़ी दिक्कत वाली बात थी। साधारण किसान जिला तक नहीं आ सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर जो आदरणीय अब तो नहीं है, महरूम हो गए, शरद यादव जी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हुए और उस समय प्रखंड स्तर पर यह बिक्री शुरू हो गई। फिर जब हम विधायक बने बाद में 2010 में, तो सरकार को जब पंजाब मॉडल समझाए, क्वेश्चन लाए विधानसभा में, तो सरकार कन्विंस हुई। तो कोऑपरेटिव चुनाव हुआ और कोऑपरेटिव चुनाव के माध्यम से ये हर पंचायत में पैक्स के माध्यम से ये अधिप्राप्ति, सरकारी दर पर फसलों की अधिप्राप्ति शुरू हुई। ये किसान आंदोलन का एक फहरिस्त बता रहा था मैं कि मतलब लोग बाग विरोधी लोग कहेंगे कि चंद्रशेखर जी ने क्या किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि 2010 के चुनाव में जहां हमारी पार्टी को 22 सीट ही मिली थी और उसमें मधेपुरा भी एक सीट शामिल हुआ था उसमें, और उस समय कोई सामने प्रतिद्वंदी माने उम्मीदवार नहीं थे। स्वयं मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे उनसे, और यहाँ 10-10 दिन कैंप करके आप जानते हैं अभी भी आ रहे हैं 2-3 दिन के लिए। अब तो वो बीमार चल रहे हैं, लेकिन 10 दिन हफ्ता दिन से ज़्यादा हैं कम करके ऑपरेट करते थे कि हम चुनाव जीतें किसी प्रकार से। लेकिन महान मधेपुरा वासियों ने सारे साजिश को, प्रपंच को खारिज करते हुए मेरे जैसे साधारण संघर्ष में रहने वाले शिक्षक को चुनाव जिताया और 3 बार चुनाव जिताया। 2 बार मैं मंत्री भी हुआ। 2 बार मंत्री हुआ तो आप समझिए कि जब आपदा प्रबंधन मंत्री थे तो जो अनुग्रह अनुदान की राशि है वो 4 लाख रुपया वो 24-48 घंटे में संपूर्ण बिहार में मुहैया होती थी। अभी आप प्रेस के साथी हैं, हमको लगता है आपसे पूछते हैं कि कौन है आपदा प्रबंधन मंत्री, तो शायद आप बता पाए कि नहीं बता पाए। मतलब आम को जानकारी नहीं है। अब हम संभवतः आप भी प्रेस के साथी हैं तो बहुत गूगल करेंगे तब आपको मिलेगा। लेकिन आपका चंद्रशेखर जब आपदा प्रबंधन मंत्री था तो पूरा बिहार जानता था कि भाई कोई आपदा प्रबंधन मंत्री है। फिर जब शिक्षा मंत्री का जो हमको हमारे नेता ने, सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमको शिक्षा मंत्रालय का भार दिया, और फिर हमारे नेता अब तो गरीबों, मजलूमों और बेबसों के सबसे बड़े हितैषी, बेरोजगारों के पहले सिर्फ थे, लेकिन अब तो मजलूमों, बेरोजगारों और बेबसों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से जब मुझे शिक्षा मंत्रालय का पदभार मिला, यकीन मानिए मैं 1 महीना तक ये चिंतन मनन करते रहा कि ये ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा एक तरह से चौपट हो गई। चूँकि मैं शिक्षक हूँ, मुझे इस बात का पता है कि शिक्षा के बिना जीवन, समाज और राष्ट्र सब अंधकार में रहेगा। और अगर सच में आदमी के जीवन को अंधकार से निकालना हो, किसी परिवार को अंधकार से निकालना हो, किसी समाज, देश या राष्ट्र को अंधकार से निकालना हो, तो शिक्षा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, जो हमारे जो ज्ञान की भूमि बिहार, गणतंत्र की भूमि बिहार, गणित की भूमि बिहार, संघर्ष की भूमि बिहार, परिवर्तन की भूमि बिहार, प्रशासन की भूमि बिहार, ये जो हमारी थाती रही है, हमारा गौरव रहा है, उस मुकाम को हम हासिल कैसे करें, इसके लिए जब मेरी चिंता हुई, मैं 1 महीना तक, समझिए यकीन ना होगा, माननीय मुख्यमंत्री से कर्सी तक करने नहीं गया कि हम कौन सा शकल लेके जाएं। कि ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था में 20 वर्ष 18 वर्ष में नियोजन नीति ने शिक्षा का बंटाधार कर दिया, तो हम गए नहीं 1 महीना तक। और ये जो लंबी फहरिस्त बता रहे हैं, पता नहीं मैंने आप लोगों के माध्यम से ये बातें कितनी कहाँ तक जाएगी, लेकिन हम इस बात को इस इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस बात को लंबी तरह से बता रहे हैं। तब मैं जब मॉडल ले गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि BPSC हो, डोमिसाइल नीति लागू हो, जो कि हमारे एजेंडा का पार्ट था। मैं पुनः आप लोगों को बताता हूँ कि डोमिसाइल 2020 में महागठबंधन के घोषणा पत्र का पार्ट था, राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र का पार्ट था। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 लाख नौकरी के साथ डोमिसाइल के पर अड़े हुए थे, और डोमिसाइल हमारे घोषणा पत्र का विषय था। NDA में कहीं डोमिसाइल नीति की चर्चा भी नहीं थी। इसलिए डोमिसाइल जब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हुए, जो वाजिब है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बिना डोमिसाइल नहीं आती। डोमिसाइल जब आया तो हम लोगों को खुशी हुई कि चलिए डोमिसाइल आ गया। प्रथम तैयारी का विज्ञापन हुआ डोमिसाइल नीति के तहत, लेकिन किसी कारण से सरकार के राजा को, मुख्यमंत्री जी को हमसे हमारे खिलाफ कराया, उनके गुरुओं ने, उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने, और एक संघीय अधिकारी को भेजा, पाठक जी को, और वो पाठक जी आकर फिर अभी कह रहा है लोग पैसा कहाँ से लाएगा। अब समझिए कि अडानी अंबानी के हाथ में देश का 22 लाख करोड़ रुपया लुटा गया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की चोरी अलग है, भ्रष्टाचार अलग है। पूरन जोशी भाजपा का आदमी है, कितना मेट्रिक टन गौ मांस बेचते हुए पकड़ा गया।
उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप अगर एगो साधारण मुसलमान बेचारा खस्सी का भी मांस लेके जा रहा होगा, 4 गो शैतान कहता है कि अरे गाय का मांस है, गाय का मांस है, पीट पिटा देता। तो ये नफरत पर बांटने वाले लोग हैं, सतर्क रहिए लोगों से। तो हमारा ये कहना है कि निश्चित तौर पर आप समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो नया संकल्प लाए हैं, अब तेजस्वी प्रसाद यादव के कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे फ्री में, तो नीतीश बाबू कहते थे कहाँ से होगा, ये होने वाला चीज नहीं है। आज जब अपना संकल्प तेजस्वी प्रसाद यादव जी लाए तो नीतीश बाबू भी 125 यूनिट तक गए। तब 75 यूनिट और आप लोगों को लेना है कि फ्री वाला कि नहीं? अगर 75 यूनिट लेना है तो तेजस्वी जी को लाना है कि नहीं लाना है? अगर तेजस्वी जी को लाना है, नीतीश को हटाना है तो हाथ उठाइए एक बार। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब फिर क्या कहे कि 20 वर्षों से आप बताइए तो सही, सबका वेतन बढ़ता है, लेकिन माँ बहन बेटी, गरीब आदमी, बुजुर्ग हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, वृद्धजन हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, उसका 400 रुपया रहेगा 20 वर्ष से। तेजस्वी प्रसाद यादव इस देश में पहला व्यक्ति है जिन चीजों को पकड़े और कहे कि नहीं अन्याय जुल्म है, मेरी सरकार बनेगी तो हम 400 से 1500 करेंगे। तो नीतीश बाबू भी 1100 तक गए, तो 400 बचा कि नहीं? तो 400 लेना है कि छोड़ देना है? जब 400 लेना है तो तेजस्वी जी को लाना है, नीतीश को भगाना है। हाथ उठाइए जरा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अब जब तेजस्वी प्रसाद जी कहे हैं, पहले खेल नीति नहीं थी, पर्यटन नीति नहीं थी, उद्योग नीति नहीं थी। क्या भैया नीतीश बाबू 20 वर्ष से बचे हुए, आपको खेल नीति का मतलब नहीं समझ में आता है, पर्यटन नीति का मतलब समझ में नहीं आता है। एक 9वीं पास का आरोप लगाने वाला लड़का, अगर 9वीं पास का लड़का खेल नीति, पर्यटन नीति और उद्योग नीति को समझता हो, तो वैसा 9 साल का लड़का हमको देश में भी चाहिए कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री लोग, अरे भाई कमाल है। वो 9 साल का बच्चा, अरे 9 साल 9वीं फेल ना, 9वीं फेल ऐसा देश भर में चाहिए भाई। जब प्रधानमंत्री का डिग्री ढूंढते ना मिलता है, हमारे नेता तो डिग्री नहीं छुपाए, 9वीं फेल तो फेल, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तक डिग्री उनका खोज रहा है, लोग नहीं दे रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री की देश में डिग्री न मिलता हो, इस विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नजर आने वाला नहीं। ये देख तब समझिए कि खेल नीति लाए, जिस खिलाड़ियों का अंधकारमय भविष्य था, कुछ नहीं था। बहन बेटियों समझो कि उस खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा सपना पूरा हुआ, मेडल लॉ नौकरी पाओ। मतलब सिपाही से लेकर के, चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक, डीएसपी तक, कलेक्टर ने डीएसपी तक की नौकरी सीधे भर्ती होगा उसके मेडल के आधार पर। डीएसपी तक बनेंगे बच्चे, अंधकार से प्रकाश पाया कि नहीं? तो भैया आप कहते हैं नीतीश बाबू हम ही तो मुख्यमंत्री थे, तो भैया आप मुख्यमंत्री थे तो आप 20 वर्ष से क्यों नहीं कर रहे थे? हमारे नेता टेटुआ दबाए तब न किए, टेटुआ मतलब कर्ण दबाए तब न किए। तो आप समझिए कि खेल नीति हो, पर्यटन नीति हो, हमारे नेता ने कहा कि ना आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट नीति नहीं चलेगी। सुने, अभी पहले जैसे नियुक्ति नीति थी, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर के एसपी तक, शिक्षक से लेकर प्रोफेसर तक, यह अन्याय है, वह नीति चलेगा। हम सबको सरकारी नौकरी से जोड़ेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग क्यों आप होता पता है? 50,000 का नौकरी 30,000 में होगा, 18,000 देगा, 12,000 कमीशन खोरी होगा। ये सब कमीशन खोरी में करा जाएगा। एडवांस में 30%, 20% सरकार और सरकार का अधिकारी लेते हैं। यही लोग लाया है कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग नीति ने। तो भैया देश पहले ताकतवर था तो सब जगह तो नियुक्ति नीति थी, भैया तुम कहा लाए तो कॉन्ट्रैक्ट नीति। शिक्षा में कॉन्ट्रैक्ट नीति बताइए, 30,000 का शिक्षक 4,000 में काम करेगा, शिक्षा के प्रति उदासीन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो शिक्षा में भी कॉन्ट्रैक्ट नीति था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने टेटुआ दबाया और आपके भाई चंद्रशेखर के माध्यम से नियुक्ति नीति में बदला कि नहीं बदला? बीपीएससी लाया कि नहीं लाया? तो बीपीएससी लाया गया और 18 साल से जो शिक्षक संघर्ष कर रहे थे सरकारी नौकरी के लिए, राजकर्मी बनने के लिए, वो 18 साल के बीमारी को दूर करके, नियोजन के दल से शिक्षा विभाग को मुक्त करके, आपके चंद्रशेखर के माध्यम से हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नीतीश का टेटुआ दबा करके राजकर्मी का दर्जा दिया कि नहीं दिया?
ये सब लोग जानते होंगे, बहुत शिक्षा होंगे। तो आप समझिए कि एक एक अच्छा काम करने वाला अगर तेजस्वी प्रसाद यादव है, कितना काम गिना दे, नहीं कर सकते हैं। जीविका दीदी लोग कर्ज में रहती, हमको भी नहीं मालूम, सुमन है ना, हमको भी नहीं मालूम था कि जीविका दीदी कर्ज में। आप पूछिए कि जीविका दीदी से कि कर्जदार हो गई, हमको लगता था कि अच्छा होगा। उस चीज को कौन समझे? पहली बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी समझेगी ना, जीविका दीदियां कर्ज में डूबी हुई है। अगर मेरी सरकार बनेगी, एक एक जीविका दीदी के ऊपर जो भी कर्ज आज तक है सबको माफ करेंगे। फिर बोले कि कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, अस्थायी नियुक्ति देंगे, वेतन देंगे, 30,000 सीएमओ को भी 30,000 देंगे। मतलब वेतन देंगे, क्योंकि सब काम जीविका दीदी ही करती है, चाहे वो जाति गणना हो कि SIR का मामला हो, सारे मामले में चलो भाई जीविका दीदी, चलो भाई आंगनबाड़ी। तो मतलब यही लोग के ऊपर बोझ रहता है। तो जीविका दीदी को वेतन देना, फिर इतना ही नहीं, 2 लाख तक का व्यवसाय करने के लिए पैसा देंगे और 2 साल तक कोई सूद ब्याज नहीं चलेगा। 2 साल के बाद ही कोई सूद ब्याज चलेगा। इतना बड़ा संकल्प लिया, देश में कोई नहीं लिया है। तो आप जानिए कि ये जो अडानी अंबानी की जोड़ी है, जिसके शागिर्द चेला डफली वाला नीतीश बाबू हैं, ये लोग उद्योगपति मित्रों के हाथ में देश की मिल्कियत को देना चाहते हैं। 22 लाख करोड़ दे दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड अलग से है। 22 लाख करोड़ इतना होता है बहन बेटियों कि पूरे संपूर्ण देश के करोड़ों किसान मजदूर का 6 बार कर्जा माफ हो सकता है। मगर उसकी चिंता नहीं है, उसको तो कहता है तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम फलाना हो चिलाना हो, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म में लड़ा करके आपका वोट लेने का जरूरत करेगा। अब माला माल किसको करेगा? तो उद्योगपति को करेगा, उद्योगपति मित्रों को करेगा। तो ये इन लोगों का प्रपंच है, इसको समझिए। अब आपके गांव टोले कस्बे का स्कूल खत्म हो जाएगा, मालूम है नहीं? नई शिक्षा नीति आई है, गांव टोले कस्बे का स्कूल खत्म हो जाएगा। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर इस सब विभाग दिखाएगा कि हम गुरुकुल शिक्षा खोज रहे हैं, बनाएंगे। गांव टोले कस्बे का अगर स्कूल बंद हो जाएगा बहनों, तो आपको पता है गरीब लोगों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। फिर कोट टाई पहना करके, रिक्शा भाड़ा करके, 16 घंटा के लिए टिफिन 15 घंटा के लिए भेज करके गरीब लोग पढ़ा पाएगा? तो ऐसे ही आपकी शिक्षा खत्म।